चलिए, so let's begin with this topic, even and odd functions. A function fx defined over a symmetrical domain is said to be even if fx is equals to f of minus x such that x belongs to the domain. पहले इस बात को समझते हैं. There are three types of functions. आप ऐसे समझें, there are three types of functions. What are they? One even, second odd, third neither. ना तो even होगा ना odd function होगा. अब how do we categorize with even with respect to even or odd? सबसे पहले let us talk about the even function. We have mentioned that a function defined over the symmetric domain. Symmetric domain का मतलब समझते हैं? Symmetric domain. Example मान लो मैंने लिखा x belongs to माइनस a से लेकर के a. इसको सिमेट्रिकल डोमेन कहेंगे. ठीक, यानी जीरो के रिस्पेक्ट में बात करें, जितना दूर इधर गए उतना ही दूर इधर गए. ठीक, या फिर ऐसे बोले, मान लीजिए मैंने कहा -2 से लेकर के 2. इज इट अ सिमेट्रिक डोमेन? यस, आंसर है यस, इट इज अ सिमेट्रिक डोमेन. लेकिन अगर मान लो मैं -2 से लेकर के 2 में बात कर रहा हूं, लेकिन कोई एक पॉइंट आ गया, लेट अस से ये डोमेन में नहीं है, मान लीजिए 0 डोमेन में नहीं है या फिर -1 डोमेन में नहीं है, लेट अस से. ठीक, तो इफ आई टॉक अबाउट -2 से लेकर के 2 एक्सक्लूडिंग -1, इज इट अ सिमेट्रिकल डोमेन? नो नो नो, इट इज नॉट अ सिमेट्रिकल डोमेन. ठीक है, तो यहां तक अपने को बात क्लियर हो गई. अब हम जानना चाहते हैं किस फंक्शन को इवन फंक्शन कहा जाता है. एज इट इज रिटन, fx is equal to f of minus x. fx is equals to f of minus x. Then the function is a even function. ठीक, fx is equals to f of minus x for all x lying in the domain. Then the fx is a even function, and the graph of the even function is symmetrical about the y-axis. Example, मैं इसके example की बात करूं. Example is, let us say even function का अगर हम कोई भी example लेना चाहें तो it can be written as fx is equal to, let us say, cos x. ठीक, because fx ये रहा और f of minus x अगर निकालना चाहेंगे तो cos of minus x, और cos of minus x की वैल्यू cos x ही होती है. तो एज अ रिजल्ट हमारे पास बात आई निकल के कि fx जो है वो f of minus x के बराबर है हर उस x के लिए जो इसकी डोमेन में अवेलेबल है. ठीक, such that x belongs to the domain of the given function. So it means this thing is clear to all of you, and it is symmetrical about the y-axis. इसका मतलब क्या, आप ध्यान से समझो इस बात को. हम जानते हैं, let us say we take the graph of cos x. Don't you think so it is symmetrical about the y-axis? जो ग्राफ, कहने का मतलब symmetrical about y-axis का मतलब, can I say this y-axis acts as a mirror, और जो ग्राफ इधर की तरफ है वही ग्राफ इधर की तरफ होगा. Are you getting my point? जो ग्राफ राइट में है वही ग्राफ लेफ्ट में है. तो if at all this condition holds true, then we call it as a even function. Correct? Moving on further. So what is now odd function? Odd function क्या है? अगर f of x माइनस fx के बराबर आ रहा है हर x के लिए जो डोमेन में है, तो ऐसे फंक्शन को ऑड फंक्शन कहा जाता है. और लिखा है, द ग्राफ ऑफ ऑड फंक्शन इज सिमेट्रिकल इन द ऑपोजिट क्वाड्रेंट्स. सिमेट्रिकल इन द ऑपोजिट क्वाड्रेंट्स मतलब, देखिए ध्यान से, f of x is equals to minus times f of minus x. ठीक, fx is equals to minus times f of minus x. Then we call this function as a odd function
फॉर ऑल द x लाइंग इन द डोमेन। और इसका एक एग्जांपल लिया जा सकता है, जैसे कि बहुत सिंपल एग्जांपल लें, fx इज इक्वल टू साइन एक्स। तो ध्यान से देखें, अगर x की जगह मैंने माइनस एक्स रिप्लेस किया तो क्या बन जाएगा, माइनस का साइन एक्स बना, यानी माइनस ऑफ एफ ऑफ एक्स। एफ ऑफ माइनस एक्स इज माइनस टाइम्स एफ ऑफ एक्स। ठीक, तो यही बात है हर एक्स के लिए जो उसके डोमेन में है उसके लिए होल्ड ट्रू कर रही है ये बात। सो अगर मैं साइन एक्स के ग्राफ की बात करूं, इफ आई टॉक अबाउट द ग्राफ ऑफ साइन एक्स, लेट्स हैव अ व्यू पॉइंट ऑफ इट। अब साइन एक्स का ग्राफ अगर हम बनाना चाहें वो ये होता है, राइट। दिस इज द ग्राफ ऑफ साइन एक्स। अब ध्यान से देखिए, जो ग्राफ फर्स्ट क्वाड्रेंट में है वही ग्राफ क्वाड्रेंट नंबर 3 में है, जो ग्राफ क्वाड्रेंट नंबर 2 में है वही ग्राफ क्वाड्रेंट नंबर 4 में है। इसका मतलब क्या है, एक लाइन लिखी थी यहां पर, क्या लिखी थी कि द ग्राफ ऑफ ऑड फंक्शन इज सिमेट्रिकल इन द ऑपोजिट डायरेक्शन। द ग्राफ ऑफ द ऑड फंक्शन इज सिमेट्रिकल इन द ऑपोजिट क्वाड्रेंट्स, या फिर ऐसा बोल सकते हैं इट इज सिमेट्रिकल अबाउट द ओरिजिन। इट इज सिमेट्रिकल अबाउट द ओरिजिन। ओरिजिन के अबाउट ऑड फंक्शन का ग्राफ इज सिमेट्रिकल। ठीक है, ये बात समझ में आती है, 100% क्लियर है। तो दो ही बातें करी हमने, ऑड फंक्शन की डेफिनेशन क्या है, इवन फंक्शन की डेफिनेशन क्या है, कौन सा फंक्शन कहां पर किसके अबाउट सिमेट्रिक है। तो इवन फंक्शन सिमेट्रिकल है अबाउट द वाई एक्सिस, ऑड फंक्शन सिमेट्रिकल है अबाउट द ओरिजिन, या फिर दूसरी भाषा में बोले कि डिफरेंट डिफरेंट ऑपोजिट डायरेक्शन, ऑपोजिट क्वाड्रेंट्स के अंदर में ग्राफ सिमेट्रिकल होता है। करेक्ट। मूविंग ऑन फर्दर। अब कुछ बातें या कुछ प्रॉपर्टीज रिलेटेड टू इवन फंक्शन एज वेल एज ऑड फंक्शन। तो एक काम करते हैं, तो सबसे पहली बात, हमने 3 कैटेगरी में बांटा था फंक्शन, या तो ऑड होगा या इवन होगा। तो मैं वही बात यहां भी लिख रहा हूं, एफ एक्स कैन ऑल्सो कम अंडर द कैटेगरी ऑफ नीदर। नीदर की कैटेगरी में भी आ सकता है, इसका एग्जाम्पल अभी हम ले लेंगे, राइट। चलिए, यहां तक बात क्लियर हो जाती है। अब एक और बात खास, एनी फंक्शन, दुनिया का कोई भी फंक्शन, एनी फंक्शन कैन बी एक्सप्रेस्ड, एनी फंक्शन कैन बी एक्सप्रेस्ड एज अ सम ऑफ एन इवन और ऑड फंक्शन। इस बात का मतलब क्या है, दुनिया का कोई भी फंक्शन कैन बी एक्सप्रेस एज अ सम ऑफ एन इवन एंड एन ऑड फंक्शन। इस बात का मतलब है, आप देखिए, लिसन टू मी, मैंने लिखा एफ एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स प्लस एफ ऑफ माइनस एक्स डिवाइडेड बाय 2 प्लस एफ ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ माइनस एक्स डिवाइडेड बाय 2। ऐसा लिख दिया मैंने, मतलब समझो इस बात का। देखो जरा, एलसीएम लेंगे तो एफ ऑफ माइनस एक्स से कैंसिल हो जाएगा, न्यूमरेटर में 2f(x) आ जाएगा, नीचे 2 आ जाएगा, दे विल गेट कैंसल, द फंक्शन विल रिमेन एज सच। बेसिकली इट इज अ वे टू मैनिपुलेट fx। तो अगर मैं इस फंक्शन का स्पेसिफिकली नाम रखूं अलग और इस फंक्शन का अलग नाम, ठीक, मैं इस फंक्शन का नाम, अगर मैं लेट अस से इस फंक्शन का नाम hx रख दे रहा हूं और इस फंक्शन का नाम gx रख दे रहा हूं, आप ध्यान से देखें, जो hx है वो h of minus x के बराबर आएगा, implying that it is a even function. hx is equals to h of minus x, it will imply that the hx is a even function, and g of x is equals to minus times g of minus x आएगा। आप करके देखें इस बात को, g of x is equals to minus times g of x आएगा, which implies that this is a odd function. So my above statement holds true.
दैट एनी फंक्शन, दुनिया में किसी भी फंक्शन को इस फॉर्मेट में मैनिपुलेट करके लिखा जा सकता है, विच इंप्लाइज दैट एनी फंक्शन कैन बी expressed as a sum of an odd and even function. odd oblique नहीं, odd and even function होगा। क्या ये पॉइंट क्लियर हो गया मेरा? चलिए आगे चलते हैं, लेट्स मूव ऑन फर्दर। So here is another point written, the only function which is both even as well as odd is fx equal to 0. Yes, this holds true. ये बात बिल्कुल totally true है। fx equal to 0 ही मात्र एक ऐसा फंक्शन है which is even as well as odd। अरे भाई fx equal to 0 का मतलब है अगर ये x और y एक्सिस है तो इसी एक्सिस के ऊपर ही तो बना fx equal to 0, यानी the x axis itself is representing the graph. So this function is symmetrical about the y-axis, yes or no? Yes. Is it symmetrical about the origin? Yes or no? Yes. So yes, this function is even as well as odd. ठीक, तो ये फंक्शन इवन भी है और ऑड भी है। अगली बात क्या लिखी है? fx equal to c where c is not equal to 0 is an even function. Totally true. एग्जाम्पल के तौर पे मैंने कहा लेटस से fx को मैंने कांस्टेंट माना, लेटस से मैंने 5 ले लिया, fx इक्वल टू 5 ले अगर मैं और इसको ड्रॉ करना चाहें तो दिस विल बी 0,5। सो दिस फंक्शन इज सिमेट्रिकल अबाउट द y एक्सिस, यस। So as a result this function is a even function. I hope my point is clear to all of you. ठीक, so this function is a even function. चलिए आगे बात करते हैं। Even function is many one, therefore its inverse does not exist. I am sure आप सभी ने many one वन वन के बारे में कुछ कुछ चीजें पढ़ी। many one मैं फिर एक्सप्लेन कर दे रहा हूं ये बात कि इवन फंक्शन many one है। अरे भैया ये ध्यान से देखे ना, जैसे कि ये एक एग्जांपल है इवन फंक्शन का, तो बहुत सारे x के लिए एक वैल्यू आ रही है, यानी इस तरीके का केस बन रहा है। इवन many one का मतलब ये होता है, many one मतलब कन्वर्जेंस, मतलब दो या दो से ज्यादा x के लिए सेम y आ रहा है, तो many one फंक्शन हुआ। many one फंक्शन है तो देयरफॉर इसका इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करेगा। द रीजन बीइंग इन्वर्टिबल होने के लिए फंक्शन, इन्वर्टिबल होने के लिए द फंक्शन हैज टू बी, व्हाट इज द कंडीशन रिक्वायर्ड? 1 1 एंड ऑन टू, 1 1 एंड ऑन टू, और इन अनदर वर्ड्स हमने बोला इसको बाइजेक्टिव भी बोल सकते हैं। एक फंक्शन को इन्वर्टिबल होने के लिए बाइजेक्टिव होना पड़ेगा, यानी 1 1 एंड ऑन टू होना पड़ेगा, लेकिन इवन फंक्शन तो मैनी वन का नेचर एग्जिबिट करता है, तो एज अ रिजल्ट हम बोल सकते हैं कि जितने भी इवन फंक्शन होंगे वो इन्वर्टिबल नहीं। करेक्ट? लेट्स मूव ऑन फर्दर। नेक्स्ट एक टेबल बनाया और कुछ बातें लिखी। इफ fx एंड gx बोथ आर इवन और बोथ आर ऑड, if fx and gx are both even or both are odd, then f into g will be even, but if any of them is odd then f into g will be odd. कहने का मतलब अगर fx के पास भी दो ऑप्शंस हैं, नीदर को हटाते हैं एक मिनट के लिए, fx के पास दो ऑप्शन रखते हैं ऑड या इवन, और gx के पास भी दो ऑप्शन रखते हैं ऑड या फिर इवन, तो हमने fx और gx के ऊपर एल्जेब्रिक ऑपरेशंस लगाए, दोनों को ऐड किया, सब्ट्रैक्ट किया, मल्टीप्लाई किया, डिवाइड किया, या उनका कॉम्पोजिट लिया, तब जो नया फंक्शन निकल के आया वो फंक्शन कैसा होगा? वो ऑड होगा या इवन होगा या नीदर की कैटेगरी में आएगा। इस बात को इस टेबल के थ्रू मैंने समझाने की कोशिश करी है, लेकिन स्टिल लेट मी टेक अ फ्यू ऑफ द केसेस सो दैट द अंडरस्टैंडिंग इंक्रीजेस। ठीक, लेट अस टॉक अबाउट द केस नंबर 1। सारे परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन इसमें इवन और ऑड के पर्सपेक्टिव ले लिए, यानी 4 केस आ जाएंगे, 2 fx के ऑड और इवन, और कोरस्पोंडिंग इनके साथ मैपिंग करते हुए ऑड इवन का या इवन ऑड का gx का। तो सबसे पहले केस की बात करें अगर हम, मान लीजिए fx ऑड है, fx क्या है? ऑड फंक्शन है, और gx क्या है? ये भी ऑड फंक्शन है। ठीक, क्योंकि fx ऑड फंक्शन है तो इसका मतलब क्लियर है कि fx is equal to minus times f of minus x and gx is equal to minus times g of minus x। ये बात भी अपने को समझ में आ गई, क्लियर है? तो
लेट्स टॉक अबाउट एफ एक्स प्लस जी एक्स। मान लो मैंने एक नया फंक्शन माना एच एक्स विच इज एफ प्लस जी। हम ऐसा भी लिख सकते हैं एफ प्लस जी लिखें या एफ एक्स प्लस जी एक्स लिखें या फिर एफ प्लस जी ऑफ होल के एक्स लिख दें, एक ही बात होती है। तो एच ऑफ माइनस एक्स अगर मैं निकालना चाहूंगा तो एफ ऑफ माइनस एक्स प्लस जी ऑफ माइनस एक्स आ जाएगा। और एफ ऑफ माइनस एक्स की वैल्यू माइनस का एफ एक्स और जी ऑफ माइनस एक्स की वैल्यू माइनस का जी एक्स। एज अ रिजल्ट माइनस कॉमन ले सकते हो आप, एफ एक्स प्लस जी एक्स आ जाएगा विच कैन बी रिटर्न एज माइनस टाइम्स एच ऑफ एक्स। और किसकी वैल्यू आई है, एच ऑफ माइनस एक्स की। तो एच ऑफ माइनस एक्स माइनस एच एक्स की इक्वल आ गया, विच implies that this hx is a odd function which is clearly mentioned in the table above, right? तो यहां पर ये बात समझ में आ गई अपने को शायद। और इसी तरह हम एफ एक्स माइनस जी एक्स के लिए भी बात कर सकते हैं। आई एम श्योर एफ एक्स माइनस जी एक्स के लिए आप अपने आप कर लेंगे इतना काम। यू कैन डू इट ऑन योर ओन, सो डू इट ऑन योर ओन। मैं ये लिख दे रहा हूँ बात, ठीक। ये जो टेबल बनाया है मैंने, इसको याद नहीं करना है अपने को। दिस इज जस्ट टू टेल यू, हमें समझ आनी चाहिए चीजें, राइट। और एक ही जगह पे कंसाइज सारी चीजें मिल गई, दैट इज गुड फॉर यू। सो मूविंग ऑन फर्दर, अगर एफ एक्स इंटू जी एक्स या एफ एक्स अपॉन जी एक्स की बात करेंगे तो ये भी बात, तब भी ये बात सही आ जाएगी। देखें आप ध्यान से, मान लीजिए मैंने टी ऑफ एक्स एक नया फंक्शन माना, एफ ऑफ एक्स इंटू जी ऑफ एक्स। तो टी ऑफ माइनस एक्स की बात करें अगर, तो वो क्या बनेगा, एफ ऑफ माइनस एक्स इंटू जी ऑफ माइनस एक्स। एज अ रिजल्ट वो वैल्यू आ जाएगी माइनस टाइम्स एफ ऑफ एक्स मल्टीप्लाइड बाय माइनस टाइम्स जी ऑफ एक्स। माइनस माइनस मल्टीप्लाई होकर के प्लस बन जाएगा, तो ये बन जाएगी वैल्यू एफ ऑफ एक्स इंटू जी ऑफ एक्स। और एफ एक्स इंटू जी एक्स की वैल्यू हमने ऑलरेडी लिखी हुई है टी ऑफ एक्स। तो एज अ रिजल्ट टी ऑफ माइनस एक्स की वैल्यू टी ऑफ एक्स के इक्वल आ गई। यानी दोनों फंक्शंस का अगर प्रोडक्ट कर रहे हैं तो नया फंक्शन जो आया वो कैसा आ गया, दिस फंक्शन इज एन इवन फंक्शन। दिस फंक्शन इज एन इवन फंक्शन एंड इन अ सिमिलर मैनर इस फंक्शन को अगर हम दोनों को डिवाइड करते तो भी वो एक इवन फंक्शन ही आएगा, क्योंकि माइनस अपॉन माइनस भी प्लस हो जाएगा। नाउ लेट अस टॉक अबाउट द केस ऑफ द कॉम्पोजिट फंक्शन ईदर गॉफ और फॉर्म। तो लेट अस टॉक अबाउट गॉफ के बारे में बात कर लेते हैं। जस्ट अ मिनट। जस्ट गिव मी मिनट। तो हमने बात करनी है किसके बारे में, फॉग या फिर गॉफ के बारे में, ठीक है। तो जैसा हमने देखा है कि एफ एक्स ऑड फंक्शन है और जी एक्स भी ऑड फंक्शन है। तो लेट मी री राइट इट, एफ एक्स is a odd function, gx is a odd function, and let us talk about fog, यानी we are talking about the case of a composite function, composite function, ठीक है। तो गॉफ की बात कर लेते हैं और फिर फॉग की भी बात कर लेंगे। तो एफ ओ जी यानी एफ ऑफ जी एक्स, ठीक। एफ ओ जी यानी एफ ऑफ जी एक्स के बारे में बात की जा रही है। तो एफ ऑफ जी ऑफ माइनस एक्स के बारे में अगर हम बात करें, क्योंकि हमने एक्स की जगह माइनस एक्स रिप्लेस करके ही हमने चेक करना है कि नया फंक्शन और पुराने फंक्शन में रिलेशन क्या आ रहा है। तो ठीक है, जैसा कि हमने देखा कि जी एक्स ऑड फंक्शन है, तो जी एक्स इज माइनस टाइम्स जी ऑफ माइनस एक्स है, ठीक है। तो जी ऑफ माइनस एक्स की जगह पर मैं लिख सकता हूं एफ ऑफ माइनस जी एक्स, करेक्ट। एंड एफ एक्स इज ऑल्सो ऑड फंक्शन, तो एफ एक्स इज माइनस टाइम्स एफ ऑफ माइनस एक्स। तो एज अ रिजल्ट एफ ऑफ माइनस एक्स जो बाहर है, ये एक्स मानो या टी मानो, कुछ भी मान लो, वेरिएबल के नाम से कोई फर्क नहीं पड़ता चेंज करने से। तो एज अ रिजल्ट ये वैल्यू क्या आ गई, ये आ जाएगा माइनस टाइम्स एफ ऑफ जी एक्स। यानी ध्यान से देखें आप बात, ये इसका मतलब हुआ, नटशेल में क्या बात निकली अपने पास, इसका मतलब हुआ कि एफ ऑफ जी एक्स माइनस टाइम्स
एफ ऑफ जी एक्स के बराबर आ गया। एफ ऑफ जी ऑफ माइनस एक्स, एफ ऑफ जी ऑफ माइनस एक्स माइनस टाइम्स एफ ऑफ जी एक्स के इक्वल आ गया। ऑब्वियसली एक्स की जगह माइनस एक्स करा और माइनस टाइम्स का ही रिलेशन आ रहा है, तो इट क्लियरली implies that FOG of x is a odd function. It is a odd function. I am sure the manner in which मैंने फॉग के लिए बात करी, इसी तरह आप गॉफ के लिए भी बात आप खुद कर सकते हैं। तो ये आपका सबका होमवर्क है, ये आप खुद करेंगे प्रूव कि गॉफ फंक्शन भी एक क्या निकल के आएगा, इट विल ऑल्सो बी अ ऑड फंक्शन। ठीक है, चलिए लेट्स मूव ऑन फर्दर। चलिए आगे बात करते हैं। अब हमने एफ एक्स का ऑड और जी एक्स को ऑड भी ले लिया और हमें ये बातें समझ में आ गई। लेट अस टॉक अबाउट वन मोर केस। ये ले लेते हैं, लेट अस से ये इवन ले लिया और ये ऑड ले लिया। एफ एक्स को इवन ले लिया हमने, मान लो एफ एक्स को लिया इवन और जी एक्स को ले लिया ऑड। ठीक, एफ एक्स इवन है तो इसका मतलब एफ एक्स इज इक्वल्स टू एफ ऑफ माइनस एक्स है, और जी एक्स ऑड है तो जी एक्स इज माइनस टाइम्स जी ऑफ माइनस एक्स। ठीक है, जी एक्स ऑड है तो जी ऑफ एक्स इज माइनस टाइम्स जी ऑफ माइनस एक्स। चलो इतनी बातें अपने को क्लियर हो गई। तो हम किस बारे में बात करना चाह रहे थे? लेट अस टॉक अबाउट एफ एक्स प्लस जी एक्स के बारे में। एफ एक्स प्लस जी एक्स, एच एक्स एक फंक्शन माना, एफ एक्स प्लस जी ऑफ एक्स माना। तो ध्यान से देखें, एच ऑफ माइनस एक्स की बात करूंगा तो एफ ऑफ माइनस एक्स प्लस जी ऑफ माइनस एक्स आएगा, और उससे क्या रिलेशन आएगा? एफ ऑफ माइनस एक्स की जगह एफ ऑफ एक्स लिख सकते हैं आप, जी ऑफ माइनस एक्स की जगह माइनस टाइम्स जी ऑफ एक्स लिख सकते हैं। ध्यान से देखिए, ये नया फंक्शन आ गया, ये पुराना फंक्शन है, इनके बीच में प्लस या माइनस जैसा ऐसा कोई भी रिलेशन नहीं है, which clearly implies that hx is coming under the category neither even nor odd, right? I hope this point is totally clear to all of you. And in a similar manner, आप जैसा मैंने कॉम्पोजिट के लिए अभी करके दिखाया वैसा ही कर सकते हैं। I discuss this case only because so that you do not have a second thought about कि neither का केस आ रहा है वो कैसे कंपेयर करेंगे या कैसे प्रूव करेंगे। I hope this table must be clear to all of you. So kindly आप जब भी पढ़े बैठ करके इसको, तो इसको प्रूव कर लें एक आध दो चीजों को और, so that you get a more understanding and more confidence. So here are a few questions related to the even and odd function. We got to figure out whether the given question or given function is coming under the category even function, odd function, or it comes under the neither category. So let's talk about this question number 1. ln of x plus under the root of 1 plus x square, x की जगह minus x रिप्लेस किया, ln of minus x प्लस अंडर द रूट ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर आ गया। यहाँ तक बात समझ में आ रही है? हमें पता है एफ एक्स एफ ऑफ माइनस एक्स के इक्वल होता है अगर फंक्शन क्या हो, इवन हो, और माइनस टाइम्स एफ ऑफ माइनस एक्स के इक्वल होता है अगर फंक्शन ऑड होता है। तो ध्यान से देखें, इसके अंदर में एक काम कर सकते हैं, लेट अस रैशनलाइज। एक तरीका तो हम इसको रैशनलाइज करके कर सकते हैं। दिस इज द मेथड नंबर 1 वी आर टॉकिंग अबाउट। ठीक, मेथड नंबर 1 रैशनलाइज करेंगे तो ln ऑफ अंडर द रूट ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स मल्टीप्लाइड बाय अंडर द रूट ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स डिवाइडेड बाय अंडर द रूट ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स। राइट, तो ध्यान से देखिए, ऊपर बन गया फॉर्मूला a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, तो एज अ रिजल्ट ये बन जाएगा ln ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय एक्स प्लस अंडर द रूट ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर। करेक्ट, अब ये बात आ गई तो ये और ये कैंसिल हो जाएगा और ये बन जाएगा ln ऑफ 1 अपॉन समथिंग कैन बी रिटन एज ln ऑफ, इसको लिख सकते हैं हम ln ऑफ x प्लस अंडर द रूट ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर की पावर -1। दिस -1 कैन कम आगे बाय द प्रॉपर्टी ऑफ द लॉगरिथम, तो माइनस का ln टाइम्स ऑफ
ln ऑफ x प्लस अंडर द रूट ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर, यानी ध्यान से देखें कि माइनस एफ एक्स के इक्वल आ गया। कौन? एफ ऑफ माइनस एक्स से हमने शुरुआत करी, वो माइनस एफ एक्स के इक्वल आ गया। तो ये फंक्शन कैसा हो गया? दिस फंक्शन इज एन ऑड फंक्शन। दिस फंक्शन इज एन ऑड फंक्शन। दिस वाज द मेथड नंबर 1। हम इसी क्वेश्चन को मेथड नंबर 2 से भी ट्राई कर सकते हैं। देखिए ध्यान से जरा कि सिंपल बात समझ में आती है। ये एफ एक्स है, ये एफ ऑफ माइनस एक्स है। देखते ही समझ में आ रहा है कि एफ एक्स और एफ ऑफ माइनस एक्स तो इक्वल नहीं है। लेकिन अगर मैं, दिस इज मेथड नंबर 2, अगर मैं एफ एक्स के अंदर में, हम जानते हैं एफ एक्स प्लस एफ ऑफ माइनस एक्स इक्वल टू 0 होता है, तो ये फंक्शन ऑड फंक्शन होता है। एफ एक्स में एफ ऑफ माइनस एक्स ऐड करेंगे और 0 आ जाएगा तो फंक्शन ऑड फंक्शन होता है। करेक्ट? गेटिंग माई पॉइंट? यहां तक क्लियरिटी है? ठीक है। सो अब ध्यान से देखें, ln ऑफ x प्लस अंडर द रूट ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर के अंदर में ln ऑफ माइनस एक्स प्लस अंडर द रूट ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर आप ऐड करें, उससे क्या मिलेगा? ln ऑफ a प्लस ln ऑफ m प्लस ln ऑफ n इज ln ऑफ mn, यानी ln ऑफ, इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो a प्लस बी इंटू ए माइनस बी फॉर्म बन रहा है, यानी 1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस का एक्स स्क्वायर बनेगा और ये कैंसिल हो जाएगा और ln 1 की वैल्यू 0 आती है, which clearly implies yes, this is a odd function. I hope this point is clear to all of you. Right? So question number 1 हमने दोनों ही तरीके से कर लिया और ये बात अपने को समझ में आ जाती है। Moving on further to the question number 2. हमने फिर दोबारा बताना है कि फंक्शन वो इवन है या ऑड फंक्शन है। ln of 1 minus x upon 1 plus x. So fx is given to us as ln of 1 minus x divided by 1 plus x. तो क्या करेंगे हम? x की जगह फिर से हमने माइनस एक्स को रिप्लेस किया, f ऑफ माइनस एक्स आया, ln ऑफ क्या बनेगा? 1 प्लस एक्स डिवाइडेड बाय 1 माइनस का x। और देखिए ये देखते समझ में आ रही है बात, ये ln ऑफ 1 प्लस की बजाय इसको ऐसा लिखा जा सकता है, ध्यान से देखें, दिस कैन बी रिटन एज ln ऑफ 1 माइनस एक्स डिवाइडेड बाय 1 प्लस एक्स होल पावर माइनस 1 आ जाएगा, और दिस माइनस कैन बी, आगे आ जाएगा ये, तो माइनस टाइम्स ln ऑफ 1 माइनस एक्स डिवाइडेड बाय 1 प्लस एक्स। यहाँ तक बात क्लियर है? तो एज अ रिजल्ट देखिए साफ साफ समझ में आ रहा है कि f ऑफ माइनस एक्स की वैल्यू माइनस टाइम्स f ऑफ x की इक्वल आ गई। तो एज अ रिजल्ट दिस कम्स अंडर द कैटेगरी ऑफ अगेन ऑड फंक्शन। तो हमने जो पहले दोनों क्वेश्चन किए, दे बोथ कम अंडर द कैटेगरी ऑफ द ऑड फंक्शन, राइट? सो मूविंग ऑन फर्दर टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, लेट्स टॉक अबाउट दिस क्वेश्चन आल्सो। आई एम श्योर आप सभी को मेरी बात समझ में आ रही है। कैन यू से यस और नो वाया द चैट ग्रुप? Are you able to understand the things which have been taught up till now? Okay, fair enough. So x की जगह फिर से हम minus x रिप्लेस करते हैं because we need to again check that this function is a odd function, even or neither. तो x की जगह जैसे ही अपने ने minus x को इंसर्ट किया, ये बन जाएगी वैल्यू minus x टाइम्स ऑफ 2 पावर माइनस x प्लस 1 डिवाइडेड बाय 2 पावर माइनस x माइनस 1. So let us simplify this function. इसमें हम f ऑफ माइनस एक्स को लिखा माइनस एक्स टाइम्स ऑफ, ये कितना बन जाएगा? 1 अपॉन 2 पावर एक्स प्लस 1 डिवाइडेड बाय 1 अपॉन 2 पावर एक्स माइनस 1, और ये बन गई वैल्यू माइनस एक्स टाइम्स ऑफ, ये बन गया 1 प्लस 2 पावर एक्स डिवाइडेड बाय 1 माइनस का 2 पावर एक्स, ऊपर नीचे 2 पावर एक्स कैंसिल हो जाएगा, और ये कैंसिल हुआ तो ध्यान से देखिए यहां से न्यूमरेटर से मैं माइनस कॉमन ले लेता हूं तो माइनस ऊपर नीचे कैंसिल हो जाएगा, ये बन जाएगा x टाइम्स ऑफ 2 पावर x प्लस 1 डिवाइडेड बाय 2 पावर x माइनस 1, विच इज सेम एज द फंक्शन इनिशियली गिवन टू अस। तो f ऑफ माइनस एक्स की वैल्यू fx के इक्वल आ गई, तो क्लियरली बोला जा सकता है ये फंक्शन कैसा आ गया? इवन फंक्शन। दिस फंक्शन कम्स अंडर द कैटेगरी ऑफ द इवन फंक्शन। क्लियर है बात ये? आई होप समझ में आती है सभी को बातें। चलिए आगे बात करूं अगर मैं, लेट अस टॉक अबाउट द क्वेश्चन रिटन सेकंड, ये जो लिखा है, तो x की जगह मैं माइनस एक्स रिप्लेस करूंगा, f ऑफ माइनस एक्स विल बी माइनस एक्स का स्क्वायर करेंगे x स्क्वायर आएगा, माइनस मॉड के अंदर में माइनस जाएगा तो कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा, इट विल रिमेन द सेम फंक्शन, यानी f ऑफ x माइनस एक्स विल कम एज f ऑफ x,
यानी क्लियरली द फंक्शन इज even function. So both of these functions comes under the category of even function. Moving on further, so we can take one or two more example because I promised you कि हमें even का हमने example कर लिया, odd का कर लिया. Let us talk about the case of, let us say मैंने एक function ले लिया fx is equal to sin x plus cos x. fx is equal to sin x plus cos x. x की जगह माइनस एक्स रिप्लेस करेंगे तो f ऑफ माइनस एक्स बनेगा sin ऑफ माइनस एक्स प्लस कॉस ऑफ माइनस एक्स. तो ध्यान से देखिए ये बना माइनस साइन एक्स प्लस कॉस एक्स आ जाएगा. इट हैज नो रिलेशन विद द fx प्लस माइनस एज इट इज कॉमन नहीं आ रहा है कुछ भी चीज. तो एज अ रिजल्ट दिस फंक्शन कम्स अंडर द कैटेगरी ऑफ नीदर इवन नॉर ऑड. ठीक, तो आई एम श्योर ये कुछ बातें आप सबको मेरी समझ में आई होंगी. लेट मी टेक वन मोर क्वेश्चन. छोटा सा क्वेश्चन ले रहा हूं मैं आप सबके लिए. लेट्स टॉक अबाउट दैट फंक्शन ओवर हियर ओनली. जस्ट अ मिनट. So let's talk about this question. The question is, if fx is equal to a minus 2 times of x plus 3a minus 2. Let us say this is the function. See? And this function is even, पहला केस, और दूसरा केस odd. And we have been asked to find the value of a. So बहुत सिंपल सी बात, अगर इवन है तब क्या करना है, अगर ऑड है तब क्या करना है. दिस इज व्हाट आई वांटेड टू आस्क वाया दिस क्वेश्चन. तो ठीक है, लेट्स टॉक अबाउट द केस नंबर 1. केस नंबर 1 हम जानते हैं अगर fx इवन फंक्शन है तो fx इज इक्वल टू f ऑफ माइनस एक्स आएगा. इवन फंक्शन के केस में fx की वैल्यू f ऑफ माइनस एक्स के इक्वल आएगी. और वैसे भी ध्यान से देखें कि ये जो वैल्यू है, पहले मैं इस सिंपल तरीके से करता हूँ फिर लॉजिकली भी आपसे बात कर लेता हूं मैं, कि a माइनस का 2 टाइम्स ऑफ x प्लस 3a माइनस 2 इक्वल टू a माइनस का 2 इज इक्वल्स टू, जस्ट अ मिनट, a माइनस का 2 टाइम्स ऑफ माइनस x प्लस 3a माइनस 2. तो ध्यान से देखिए ये बात तो कैंसिल हो जाएगी और ये बन जाएगा 2 टाइम्स ऑफ a माइनस 2 इंटू एक्स इक्वल टू 0. ऑब्वियसली x 0 नहीं होगा, तो क्योंकि एंटायर डोमेन की बात करेंगे अपन तो इसका मतलब कंफर्म है a माइनस का 2 0 हो जाएगा, यानी a की वैल्यू 2 आ गई. ठीक है, आंसर आ गया. ये बात तो सही है. ऐसा करे बिना भी आंसर आ सकता था. कैसे, ये बात को समझने का कोशिश करें एक बार, कि हमें कहा गया ये फंक्शन कैसा है, इवन फंक्शन. कैसा फंक्शन है, इवन फंक्शन है. तो इवन फंक्शन है और हमने क्या निकालना है, a निकालना है. तो ध्यान से देखिए, दिस फंक्शन इज ऑफ द फॉर्म डिग्री 1 फंक्शन, है ना, डिग्री 1 फंक्शन. तो ये एक स्ट्रेट लाइन रिप्रेजेंट कर रहा है. आप अपने आप सोच करके देखें, अगर ये 0 नहीं होगा तो ये ऑफ द फॉर्म y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी हो जाएगा, जहां पर m 0 नहीं है. तो लेट अस से मान लीजिए m इस तरीके का हुआ कि m 0 नहीं है, अगर तो इस तरीके का फॉर्म होगा. तो इस तरीके का अगर फॉर्म होगा तो ये फंक्शन कभी भी सिमेट्रिक अबाउट द y एक्सिस तो नहीं आएगा. तो ओनली पॉसिबिलिटी सिमेट्रिक अबाउट y एक्सिस आने के लिए m को 0 होना पड़ेगा. इफ m इक्वल टू 0 तो ये फंक्शन एक कांस्टेंट फंक्शन बन जाएगा, और जो कांस्टेंट फंक्शन होता है इट इज सिमेट्रिकल अबाउट दी y एक्सिस. तो एज अ रिजल्ट आप डायरेक्टली बोल सकते थे कि a की वैल्यू 2 होगी. यू गेटिंग माय पॉइंट. तो यहां से ये पहला केस का आंसर आप ऐसे भी दे सकते थे. एंड टॉकिंग अबाउट द सेकंड पार्ट, अगर ये फंक्शन ऑड है, अब ऑड फंक्शन है, इट हैज टू बी सिमेट्रिक अबाउट व्हाट, ऑड फंक्शन को किसके अबाउट सिमेट्रिक होना पड़ेगा, अबाउट द ओरिजिन. ओरिजिन के अबाउट सिमेट्रिक है तो कंफर्म है
ये क्वांटिटी जीरो होनी पड़ेगी। नो डाउट आप इस तरीके से तो आप कर ही सकते हैं, fx इज इक्वल टू माइनस टाइम्स एफ ऑफ माइनस एक्स, इस तरीके से तो कर ही सकते हैं, लेकिन डायरेक्टली मैं बोलूं कि भैया 3a माइनस 2 जीरो होना पड़ेगा, यानी a की वैल्यू 2/3 होनी पड़ेगी, दैट्स विल बी द आंसर। द रीजन बीइंग, क्या रीजन है इसका, क्योंकि ये ऑड फंक्शन है, ये इसका रीजन ये है कि भैया ये एक क्या बन जाएगा, y इक्वल टू mx फॉर्म का बन जाएगा, y इक्वल टू mx इफ m इज नॉट इक्वल टू जीरो, अगर m जीरो नहीं है तो वो ये लाइन कुछ एग्जांपल के तौर पे लेटर से ऐसी आई, तो दिस लाइन इज ऑलवेज सिमेट्रिक अबाउट द ओरिजिन। यस, दिस इज सिमेट्रिक अबाउट द ओरिजिन, करेक्ट। तो यहां से ये बात आप कह सकते हैं डायरेक्टली, या आप यू कैन गो बाय दिस मेथड आल्सो, विल गेट द सेम रिजल्ट। बस सवाल है हमने टाइम बचाना है, अंडरस्टैंडिंग डेवलप करनी है। तो आई एम श्योर आप सभी को ऑड फंक्शन और इवन फंक्शन का एक एक एग्जांपल और सारी थ्योरी बहुत 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 अच्छे से समझ में आ गई होगी। इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? कैन यू शेयर योर कमेंट्स वाया सेइंग यस और नो? Can you all share yes or no whether you have been able to understand the entire things or not? Let me unmute you all. अगर कोई कुछ कहना चाहता है related to even and odd function, विक्रांत प्लीज रिपीट। आपने कहा सेकंड पार्ट, सेकंड पार्ट में मेरे दोस्त मैंने सिंपल एक बात करी। क्या बात करी मैंने कहा कि एफ एक्स एफ ऑफ माइनस टाइम्स एफ ऑफ माइनस एक्स के इक्वल होगा। बिल्कुल सही है, एक्स की जगह माइनस एक्स करोगे और जो काम इधर किया था इवन के लिए वही काम ऑड के लिए करोगे तो 100% आंसर आएगा। लेकिन हम कह रहे हैं कि ये फंक्शन क्या है, ये फंक्शन डायरेक्टली हम ऐसा भी बोल सकते हैं, ऑड होने के लिए कांस्टेंट को जीरो होना पड़ेगा ताकि वो y इक्वल टू mx फॉर्म का बन जाए, जहां पर m जीरो नहीं है, m जीरो नहीं है। तो अगर मान लीजिए ये एग्जांपल भी बनाया आपके सामने, तो ये फंक्शन क्वाड्रेंट नंबर 1 एंड क्वाड्रेंट नंबर 3 में सिमेट्रिकल है, यानी ओरिजिन के अबाउट सिमेट्रिकल है, तो विच इंप्लाइज दैट द गिवन फंक्शन इज अ ऑड फंक्शन, राइट? So I hope the things are clear up till now, right? So फिर से मैं सभी को मैं म्यूट कर दे रहा हूँ। So let's talk now about the, as I promised, the another topic of discussion for today, and the topic of discussion for today is the periodic functions, right? तो periodicity के बारे में पढ़ेंगे। Just give me a minute, please. So periodic function. What do we mean by the word periodicity of a function? As it is written, a function fx is said to be periodic function. किसी फंक्शन को पीरियोडिक तब कहा जाता है अगर f of x plus t is equal to fx. fx plus t is equal to fx for all the x lying in the domain of the function f, and t is a positive constant which is independent of x, and t is the smallest possible value of t, then it is called as the fundamental period. ये बहुत सारी बातें एक साथ कर ली, एक एक करके इनका जिक्र करते हैं और समझते हैं। हमने कहा ऐसा फंक्शन को पीरियोडिक फंक्शन कहा जाता है अगर वो f of x plus t is equal to fx के रिलेशन को होल्ड ट्रू कर रहा है। किस x के लिए? हर एक x के लिए belonging to the domain of the function, for all x belonging to the domain of the function। एक बात और जिसके अंदर में जो t है इट इज अ पॉजिटिव क्वांटिटी। t क्या होना चाहिए? एक पॉजिटिव क्वांटिटी होनी चाहिए। और क्या होना चाहिए? t is independent of x, t is independent of x, right? t x के इंडिपेंडेंट है। एंड लास्ट थिंग, द t is the smallest possible value, smallest positive value, so that हम t को बोल सकें वो फंडामेंटल पीरियड है।
आप सिंपल लेमन भाषा में ऐसे समझे, पीरियोडिक फंक्शन उस फंक्शन को कहा जाता है जो पीरियोडिकली अपनी वैल्यूज को रिपीट करता है, जो पीरियोडिकली अपनी वैल्यूज को रिपीट करता है, रिपीट करता है, मैं लिख रहा हूं बात, रिपीट इट्स वैल्यूज आफ्टर अ सर्टेन पीरियड, आफ्टर अ सर्टेन पीरियड, and the smallest period, the smallest period is called as the fundamental period, is called as the fundamental period. आप इस बात को ऐसे समझिए, फंडामेंटल पीरियड, राइट। कहने का मतलब ये हुआ, जैसे कि एग्जाम्पल ऊपर लिखा भी है कि एफ एक्स इक्वल टू साइन एक्स, एफ एक्स इक्वल टू साइन एक्स। तो एफ एक्स इक्वल टू साइन एक्स एक पीरियोडिक फंक्शन है। कैसे प्रूव करें इस बात को, मैं प्रूव करता हूं। लेकिन एक और बात आप सबसे कहना चाहूंगा, दैट ऑल द ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस जो आपने बहुत अच्छे से पढ़े हुए हैं, ऑल द ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस आर पीरियोडिक इन नेचर, दे आर पीरियोडिक इन नेचर। द रीजन बीइंग, आप सभी ने ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन जितने भी पढ़े हैं, वो सभी फंक्शंस अपनी वैल्यूज रिपीट करते जाते हैं आफ्टर अ सर्टेन इंटरवल। लेट अस स्टार्ट एंड प्रूव दिस थिंग via taking the example, a very small example of the basic example of the y equal to sin x। तो सबसे पहले y equal to sin x के ग्राफ को देखें। अगर हम ग्राफ को देखें, हमें साफ ये बात समझ में आती है, ध्यान से देखिए। This is the manner in which the graph of the sin x moves on। ठीक, ये वैल्यू 0 आती है, this value is 0, this is pi, 2 pi, 3 pi, 4 pi, this is minus pi, this is minus का 2 pi। सही है वैल्यू। अब ध्यान से दोस्तों देखो, 0 से लेकर के 2 पाई के अंदर में जो ग्राफ है उसी का ही तो रिपीट टेलीकास्ट होता चला जा रहा है। आई एम रिपीटिंग, उसी का ही तो रिपीट टेलीकास्ट, क्योंकि ये ग्राफ एज इट इज, फिर कट कॉपी पेस्ट यही तो चल रहा है, चाहे आगे की बात करूं या मैं पीछे की बात करूं। द ग्राफ इज रिपीटिंग इट्स वैल्यू with the same nature in the same manner as it is doing so in the interval 0 to 2 pi, right? So, और ठीक है, 2 पाई के बाद ये वैल्यू रिपीट कर रहा है, लेकिन कोई बच्चा कह सकता है सर 4 पाई के बाद भी रिपीट कर रहा है वैल्यू, 6 पाई के बाद भी रिपीट कर रहा है, लेकिन आउट ऑफ दीज वैल्यूज एक्सेट्रा, इनको भी लिख दिया, आउट ऑफ दीज वैल्यू this is the smallest positive value after which the function is repeating all of its values. So as a result, this is called as this is the smallest positive value. So this becomes the fundamental period. So this becomes the fundamental period of sin x, यानी वो क्या आ जाएगा, 2 पाई आ जाएगा। एक बात या एक तरीका तो ये था समझने का जो मैंने अभी आपको समझाया। अब रही बात दूसरे तरीके की, अब रही बात दूसरे तरीके की, ये रहा एफ एक्स इक्वल टू साइन एक्स की बात करी हमने। अब दूसरा तरीका, हम जैसा कि मैंने अभी अभी कहा आप सबके लिए, एफ एक्स इक्वल टू एफ ऑफ एक्स प्लस टी रिलेशन होल्ड ट्रू किया जाता है किसी भी फंक्शन में, जो भी फंक्शन पीरियोडिक होता है और उसमें टी जो होता है स्मॉलेस्ट वैल्यू आती है वो पीरियड होता है। तो निकाल सकते हैं हम ये बात। लेट अस से साइन ऑफ एक्स इक्वल टू साइन ऑफ एक्स प्लस टी हमने लगाया, कंसिडरिंग ये पीरियोडिक है और एफ एक्स इक्वल टू एफ ऑफ एक्स प्लस टी रिलेशन को होल्ड ट्रू करेगा। तो हम इस ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन को सिंप्लीफाई करते हैं, यानी साइन ऑफ एक्स प्लस टी माइनस साइन एक्स इक्वल टू 0। अब ये बना साइन सी माइनस साइन डी इक्वल टू 0, जिसका की फॉर्मूला लिखा जा सकता है 2 टाइम्स साइन ऑफ सी माइनस का डी, एक्स प्लस टी माइनस का एक्स डिवाइडेड बाई 2 इनटू कॉस ऑफ सी प्लस डी बाई 2, यानी एक्स प्लस टी प्लस एक्स डिवाइडेड बाई 2 इक्वल टू 0। यहाँ तक बात समझ में आती है। अब या तो ये 0 होगा या ये 0 होगा या ये दोनों 0 होंगे, करेक्ट।
अब यहां से बात आती है, ये x विल गेट कैंसल आउट विद x, तो साइन ऑफ t/2 0 आया, और यहां से cos ऑफ x प्लस t/2 इक्वल टू 0 आएगा। अब यहां से जो भी वैल्यू निकालूंगा मैं, देखिए ध्यान से, यहां से जो भी वैल्यू निकलेगी, दिस वैल्यू, द वैल्यू ऑफ t will depend on x, will depend on x, ठीक है ना, क्योंकि t का x के साथ ही रिलेशन आएगा कोई ना कोई, तो इसीलिए दिस गोज इन रिजेक्शन, देयरफॉर दिस गोज इन रिजेक्शन, क्योंकि हमने तो पहली कंडीशन डाली है t के लिए। क्या कंडीशन डाली है? कि t मस्ट बी इंडिपेंडेंट ऑफ x। अब बात करते हैं यहां से, अब ये साइन थीटा इक्वल टू 0 फॉर्म हुआ, तो हम जानते हैं थीटा की वैल्यू n पाई होती है, such that n belongs to any integer, this is the general solution। तो थीटा कौन है? t/2, तो एज अ रिजल्ट t की वैल्यू 2n पाई आ गई, such that n belongs to any integer। यहां तक मेरी बात समझ में आती है सभी? तो t की वैल्यू 2n पाई आ गई, तो n की वैल्यू इंटीजर है, n की वैल्यू आप प्लस माइनस 1 0 1 2 कुछ भी आप पुट कर सकते हैं, लेकिन हमने फिर से बात कर रखी है t तो एक पॉजिटिव है, तो t पॉजिटिव है तो मतलब ये वाली सारी वैल्यू नेगेटिव और 0 वैल्यू गोज इन रिजेक्शन। तो t पॉजिटिव हुआ, 1 या 2 या 3 कुछ भी पुट कर सकते हैं, लेकिन t तो सबसे छोटी वैल्यू होती है, यानी स्मॉलेस्ट पॉजिटिव वैल्यू होती है, तो n की वैल्यू आप 1 पुट करें, n की वैल्यू 1 पुट करा आपने, तो t की वैल्यू 2 पाई निकल के आती है, विच इज द period of the function fx equal to sin x। I am sure ये बात आपको मेरी समझ में आई होगी। So both of the methods, this is the method number 1 by which we calculated the period of the function fx equal to sin x, और this is the method number 2। I am sure दोनों तरीके से आपको मेरी बात बहुत बहुत अच्छे से समझ में आ गई है। So let us move on ahead to add on the various properties to the function which is periodic in nature। So the property here says fx has a fundamental period t, then fx plus nt equal to f of x। Totally true, ये बात 100% सही है कि अगर fx का एक फंडामेंटल पीरियड t है, मतलब सबसे छोटी वैल्यू t है पीरियोडिसिटी होने के लिए, तो n की इंटीग्रल वैल्यू के लिए f of x plus nt fx के इक्वल होगा। मतलब कहने का, इस बात को समझने के लिए छोटी सी बात, n इंटीजर है, मान लो n को मैंने 1 रखा, n को 1 रखा, तो ध्यान से देखिए दोस्तों, f of x plus t की वैल्यू fx निकल के आ गई, एक बात करेक्ट। n को 2 रखूंगा, और ये तो होती ही है डेफिनेशन, f of x plus t must be equal to f of x। मान लो n को 2 रखा, तो f of x plus 2t will be equal to fx। ये बात भी बिल्कुल और बिल्कुल 100% सही है। कैसे? अरे भाई, आप अपने आप सोच करके देखें, f of x plus 2t मतलब 2 टाइम्स उसके अंदर में फंडामेंटल पीरियड ऐड कर दिया, तो क्या फर्क पड़ेगा? इस बात को समझने के लिए आप कोई भी एग्जांपल ले लो, जैसे कि fx इक्वल टू मैंने ले लिया sin x, तो पीरियड यानी t की वैल्यू अपन जानते हैं 2 पाई होती है, तो साइन ऑफ x प्लस 2 पाई की वैल्यू तो साइन x आती ही है, यानी ये बात तो सही होती ही है, लेकिन अगर साइन ऑफ x प्लस के अंदर में n टाइम्स 2 पाई कर दूंगा, मान लो मैंने 10 पाई भी करा, विच इज नथिंग बट, इसका मतलब है साइन ऑफ x प्लस 5 टाइम्स ऑफ 2 पाई, यानी साइन ऑफ x प्लस 5 टाइम्स ऑफ t भी किया, तब भी वो फंक्शन sin x ही तो आ रहा है, which clearly implies that the function holds this property true। which कौन सा फंक्शन? The function which is having a fundamental period of t and n can also be a negative value, n integer है तो पॉजिटिव नेगेटिव जीरो हर बात के लिए बात होल्ड ट्रू करेगी। So this will be property number 1। I am sure this property number 1 related to the periodicity is understood to everybody। Moving on to the property number 2। If fx has a fundamental period t, अगर fx का fundamental period t है, तो रूट fx या फिर 1 अपॉन fx,
इनका भी फंडामेंटल पीरियड टी ही होगा। कैसे? आप इस बात को समझने के लिए से हमने एग्जाम्पल माना hx इज इक्वल टू अंडर द रूट ऑफ fx। hx माना अंडर द रूट ऑफ fx, तो ध्यान से देखें दोस्तों, हम जानते हैं fx पीरियोडिक है, तो fx इज इक्वल टू f ऑफ x प्लस टी। ये बात तो होल्ड ट्रू करती है। रीजन बीइंग एज fx इज पीरियोडिक, हमने ये माना। और हमने प्रूव क्या करना है? हमने प्रूव करना है टू प्रूव दैट अंडर द रूट ऑफ fx इज इक्वल टू अंडर द रूट ऑफ f ऑफ x प्लस टी। ये बात प्रूव करनी है। इस बात को तो ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं दोस्तों, सिंपल। या तो यहाँ टेक रूट बोथ साइड्स कर दो, टेक अंडर द रूट बोथ साइड्स कर दो, या फिर इसका मतलब वही होगा स्क्वेयरिंग कर दो दोनों तरफ, तब भी उसका मतलब भी वही ले दे करके आ रहा है। तो मतलब ये बात 100% सही है, 100% सही है। यानी कहने का मतलब जो sin x का पीरियड होगा वही अंडर रूट sin x का पीरियड होगा, जो sin x का पीरियड होगा वही अंडर रूट sin x का भी पीरियड होगा। और इसी तरीके से हम दूसरी बात भी बोल सकते हैं, जो गिवन रिलेशन दिया गया है यहाँ पर, यानी 1/fx। ये बात भी सही है दोस्तों, देखो ध्यान से, fx अगर f ऑफ x प्लस टी के इक्वल है, आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें, यानी 1/fx विल बी इक्वल टू 1/f of x plus t, which implies that 1/fx has the same period as f of x, that is t ही होगा। क्या ये बात समझ में आती है? अच्छे से, बहुत बढ़िया से समझ में आती है सभी को। चलिए, fair enough. So the point number 2 is clear to all of you. Now let me move on to the point number 3. So point number 3 में बोला गया है, अगर fx का फंडामेंटल पीरियड t है, अगर fx का फंडामेंटल पीरियड t है, तो f ऑफ ax प्लस b का फंडामेंटल पीरियड t अपॉन मॉड्यूलस a होगा। कैसे? इस बात को समझते हैं। f ऑफ ax प्लस b का फंडामेंटल पीरियड t अपॉन मॉड्यूलस a होगा। तो इस बात को आप ऐसे समझे डियर फ्रेंड्स, देखो जरा ध्यान से, जस्ट गिव मी अ मिनट, कि हमने कहा fx का जो पीरियड है वो t है, तो f ऑफ ax प्लस b का जो पीरियड है वो t अपॉन मॉड्यूलस a होगा। हम ऐसा समझना या ऐसा प्रूव करना चाहते हैं। ठीक है, बिल्कुल सही है बात ये। इसका तो बहुत बहुत सिंपल एग्जांपल दोबारा आप ले सकते हैं। एग्जांपल कौन सा? fx इज इक्वल टू sin x। सिंपल sin x का एग्जांपल लिया, sin x का एग्जांपल लिया, और लेट अस से मैं b की वैल्यू 0 रखता हूं, वरना शिफ्टिंग ऑफ ओरिजिन आ जाएगा। b कुड बी एनीथिंग, b कुड बी एनीथिंग। बस यहां पर ध्यान रहे कि a 0 नहीं होना चाहिए, क्योंकि a 0 डिनोमिनेटर में तो आएगा नहीं। ठीक, और से a की वैल्यू मैंने 1 रख ली आपको समझाने के लिए। ठीक है, तो ध्यान से देखिए दोस्तों, ये एग्जांपल से भी समझा जा सकता है, वरना उस रिजल्ट से भी ये बात समझ में आ जाएगी कि fx इज इक्वल टू f ऑफ x प्लस टी। इससे भी समझ में आ जाएगी बात, ये कोई भी इसमें परेशानी नहीं आएगी। मेरी बात समझ में आ रही है? तो मैं कहना चाह रहा हूं, मान लो a को मैंने 1 की बजाय लेटर से मैंने a को मैंने 2 ले लिया। ठीक, तो यानी जो नया फंक्शन आया, नया फंक्शन यानी f डैश x, उसकी वैल्यू आ गई साइन ऑफ 2x। ठीक है, यानी इसकी बात कर रहा हूं। ठीक, a की जगह 2 रख दिया मैंने, तो फंक्शन आ गया साइन 2x। तो साइन 2x का ग्राफ भी हमने सीखा। अब इस तरीके से जाना चाहते हैं, तब भी आंसर हमारे पास 2π/2 आएगा निकल के, यानी पाई आएगा। आप ये ट्राई आप भले करें, खुद से कर सकते हैं, 100% यहाँ से ये बात सही आएगी। एक बात, या हम इस बात को ग्राफिकली भी देख सकते हैं। ग्राफिकली देखो जरा, इस केस में स्पेसिफिक देखूं अगर मैं, तो ये बात हमेशा हर केस के लिए आपको समझ में आ जाएगी। क्या
हम जानते हैं जो साइन एक्स है उसका जो ग्राफ है वो ध्यान से देखें, ये ग्राफ ये होता है, ठीक है। दिस इज द ग्राफ 0, दिस इज पाई, दिस इज 2 पाई। सो इस रीजन में यानी 2 पाई इंटरवल तक जो ग्राफ आ रहा है वही रिपीट टेलीकास्ट करता है, ठीक। नाउ लेट मी ट्राई टू ड्रॉ द ग्राफ ऑफ sin 2x। इससे आपको ग्राफ के ऊपर भी क्लियरिटी मिल जाएगी। इस तरीके से सिंपल एल्जेब्रिकल तरीके से तो आप कर ही लेंगे, आई एम श्योर आपको बात खुद से ही समझ में आ जाएगी। से पुट कर दो आप 2x को इक्वल टू थीटा, ठीक। तो बेसिकली साइन ऑफ थीटा की बात कर रहे हैं हम। तो साइन थीटा का ग्राफ सिंपल हमने बनाया, कैसे, जैसे ऊपर बनाया हुआ एग्जैक्टली सेम मैनर में मैंने साइन थीटा का ग्राफ बना दिया, ठीक। सिंपल ग्राफ ऊपर की तरह ही बन गया, करेक्ट। अब ये ग्राफ बना है थीटा का, ये थी एक्स एक्सिस, यहां पर ये थीटा एक्सिस है। अब जो 2x है ये थीटा की वैल्यू है, यहां पर थीटा इज 0, थीटा इज पाई, थीटा इज 2 पाई, थीटा इज 3 पाई। यू गेटिंग माई पॉइंट। लेकिन व्हाट इज थीटा? थीटा इज 2x। So if 2x equal to pi, the x will be equal to pi by 2. तो अगर मैं x की वैल्यूज की बात करूं ये तो 0 रहेगा, ये pi by 2 आएगी वैल्यू, ये वाली वैल्यू पाई आ जाएगी, ये वाली वैल्यू 3 pi by 2 आ जाएगी। तो ध्यान से देखो दोस्तों, ये बात आपको समझ आने जानी चाहिए इस डायग्राम्स को देख करके ही कि जो नया ग्राफ बना यानी साइन 2x का ग्राफ बन गया। अब मैंने जब x की वैल्यूज को प्लॉट कर दिया यहाँ पर, है ना, तो आपको ये क्लियर ये बात समझ में आ रही होगी। ये दिस पॉइंट इज रिप्रेजेंटेड बाय x की वैल्यू पाई बाय 2, दिस पॉइंट इज x की वैल्यू पाई, दिस वैल्यू इज x की वैल्यू 3 पाई बाय 2। गेटिंग माय पॉइंट। सो यही तो ग्राफ है, दिस इज द ग्राफ, ये जो मैं शेड कर रहा हूं दिस इज द ग्राफ विच इज रिपीटिंग इटसेल्फ, which is repeating itself again and again. You getting my point? तो ये ग्राफ ही तो है जो अपने आप को रिपीट कर रहा है बार बार। तो एक्चुअली में अगर इस ग्राफ को थोड़ा सा और मैं ठीक बनाऊं, जस्ट गिव मी अ सेकंड, अगर मैं इसको थोड़ा सा और बेटर बनाने की कोशिश करूं, लेट मी इरेज दिस ग्राफ फॉर यू एंड रीड्रॉ दिस ग्राफ, यू विल अंडरस्टैंड माय व्यू पॉइंट इन अ मच बेटर मैनर। जस्ट गिव मी अ मिनट एंड ट्राई टू अंडरस्टैंड। देखिए ध्यान से, अगर मैं इस बात को देखूं कि जो x की बात करूं, हम आप थीटा को भूल जाइए बात, अब थीटा को भूल जाएं, ये x की वैल्यू 0 है, ये x की वैल्यू पाई है, कहीं ना कहीं जाकर के वो 2 पाई आएगा। तो एक्चुअली में जो साइन x का ग्राफ था वो ऐसा था, और ये फर्दर वैल्यू इस तरीके से चली जा रही थी, कहीं ना कहीं ये वाली जो वैल्यू इट विल बी रिप्रेजेंटेड बाय 2 पाई। तो जो ग्राफ है आपका बेसिकली वो सिकुड़ गया यानी श्रिंक हो गया, यानी ये जो ग्राफ है वो इधर की तरफ मूव कर गया। मतलब जो काम 2 पाई डिस्टेंस ट्रेवल करने में हो रहा था वो काम अब पाई में होना शुरू हो गया। तो एज अ रिजल्ट ही तो हमारा जो आंसर आया, जो पीरियड आया, पहले जो कि 2 पाई होता था, 2 पाई डिवाइडेड बाय मॉड्यूलस ऑफ 2, यानी वो पाई इंटरवल में होना शुरू हो गया। आई होप इससे बढ़िया ये बात नहीं समझ में आ सकती वाया द ग्राफ आई कंस्ट्रक्टेड हियर। आई ट्राइड माय लेवल बेस्ट टू शो यू कि जो काम पहले 2 पाई यूनिट्स में हो रहा था वो पाई यूनिट्स में हो गया, यानी रिपीट टेलीकास्ट का काम, यानी ग्राफ श्रिंक हो गया। अरे भैया अगर a1 से बड़ा हो गया, ये तो केस था a1 से बड़े होने का, तब ग्राफ श्रिंक हो गया। अगर a1 से छोटा हो जाएगा तो ग्राफ को आप खींच देंगे, ग्राफ को आप खींच देंगे। समझ में आई मेरी बात? यानी क्योंकि मान लो a की वैल्यू हाफ हो जाती है तो 2 पाई अपॉन 1/2 यानी 4 पाई हो जाएगा वो ग्राफ। जो काम पहले 2 पाई में हो रहा था इंटरवल में, वो काम 4 पाई में होना शुरू हो जाएगा। दिस विल बी द डिफरेंस।
Are you all able to understand what I am saying? Are you all able to understand? 100%. ये ग्राफ आपको 100% ये बात समझ में आ जाएगा, and I'm sure ये चीज तो आप खुद से ही कर लेंगे. fx इक्वल टू एफ ऑफ एक्स प्लस टी वाला फंडा. चलिए, फेयर इनफ. तो इसका मतलब है, मान के चल रहा हूं, आपको प्रॉपर्टी नंबर 2, प्रॉपर्टी नंबर 3 तीनों बहुत बहुत बेहतरीन तरीके से समझ में आ गई. मूविंग ऑन फर्दर टू दी प्रॉपर्टी नंबर 4. प्रॉपर्टी नंबर 4 देखिए, क्लियरली लिखा है, एवरी कांस्टेंट फंक्शन इज अ पीरियोडिक फंक्शन विद नो फंडामेंटल पीरियड डिफाइंड. बिल्कुल सही बात है ये, आप अपने आप सोच के देखें. एग्जाम्पल fx इक्वल टू 5 लिया मैंने, जो कि कांस्टेंट फंक्शन है, और इसका ग्राफ बनाना चाहा. दिस पॉइंट इज 0,0, दिस पॉइंट इज 0,5. इज दिस फंक्शन repeating its value? Yes, this function is a constant, it will always remain the same. बट क्या कोई ऐसा सबसे छोटा पॉजिटिव वैल्यू आप बता सकते हैं जिसके बाद ये फंक्शन अपनी रिपीट टेलीकास्ट कर रहा है वैल्यू? नॉट एट ऑल, वी कांट फाइंड. सो this function is periodic, this function is periodic with no fundamental period, with no fundamental period. I hope this point is clear, right? चलिए, यहां तक भी बात समझ में आ जाती है. अब आगे बात करते हैं, पॉइंट नंबर 5 के लिए बात करते हैं. पॉइंट नंबर 5 में क्या लिखा है? साइन एक्स होल पावर एन, या कॉज एक्स होल पावर एन, या कॉज एक्स एक्स होल पावर एन, या सीकेंड एक्स होल पावर एन, इन सबका फंडामेंटल पीरियड होता है डिपेंडिंग ऑन द वैल्यू ऑफ एन. इससे पहले मैं आप सबसे बात करूं ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की. कौन से ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की बात करूं मैंने बात की साइन एक्स, कॉजेक एक्स, सीकेंट एक्स, या कॉजेक एक्स, या सीकेंट एक्स, या फिर कॉज एक्स, राइट? गिव मी मिनट. कॉज एक्स, इन सब की बात अलग करते हैं, और tan x और cot x की बात अलग करते हैं. इनका जो पीरियड है वो 2 पाई होता है, और इनका जो पीरियड होता है वो पाई होता है. ये बात आई एम श्योर आप सभी को सारे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के ग्राफ तो एटलीस्ट आते होंगे, तो आप अपने आप ग्राफ बना करके देखें, आपको समझ आ जाएगा कितने कितने इंटरवल के बाद आप रिपीट वैल्यू करते हैं ये. और यही तो कारण होता है ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन के अंदर में भी आप जब भी जनरल सॉल्यूशन लिखते हैं तो इस केस में 2n पाई ऐड करते हैं, और इस केस में आप n पाई ऐड करते हैं, क्योंकि जनरल सॉल्यूशन का कॉन्सेप्ट वही तो है. और क्या है? ड्यू टू द पीरियोडिक नेचर ऑफ द ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस ही तो हम उसका जनरल सॉल्यूशन लिखते हैं. एग्जांपल sin x इक्वल टू हाफ, कितनी बार वैल्यू आती है? बहुतों बार आती है. ठीक, एक बात ये तो हुई यहां तक बात. अब हमने कहा ऊपर बात जो लिखी है पॉइंट नंबर 5 कि भैया sin x, cos x, secant x, cosec x, इन्हीं की बात कर लेते हैं पहले. इन सब की बात करें तो n अगर ऑड होगा तो पीरियड 2 पाई ही रहेगा. n अगर ऑड होगा, ये बात भी सही है, n की वैल्यू 1 ही तो है यहाँ पर, इसमें n की वैल्यू 1 ही तो है इन सब के अंदर में. n 1 है तो बिल्कुल सही है, पीरियड इसका 2 पाई है. जैसे कि sin x का ग्राफ ऑलरेडी हम जानते हैं, ये ग्राफ ऐसा होता है, सही है. लेकिन अगर हम साइन स्क्वायर एक्स की बात करें, साइन स्क्वायर एक्स की बात करें तो माय डियर फ्रेंड्स, ये जो नीचे वाला ग्राफ है वो ऊपर आ जाएगा, यानी ऐसा कुछ आ जाएगा, ऐसा कुछ आ जाएगा. तो ये 0, पाई, 2 पाई, और ऐसा ना केवल साइन एक्स में कॉस एक्स का बनाएंगे, तो यानी जो नीचे की तरफ वैल्यू आ रही है, जो नेगेटिव वैल्यूज आ रही है, वो सारी पॉजिटिव आ जाएंगी, यानी एक्स एक्सिस का नीचे का ग्राफ वो ऊपर वाई एक्सिस की तरफ आ जाएगा सारा का सारा. तो एज अ रिजल्ट सभी लोग अपनी वैल्यूज 2 पाई की बजाय पाई पाई इंटरवल के बाद रिपीट करना शुरू कर देंगे. तो एज अ रिजल्ट इसका जो n जो है वो इवन होगा, तो उसका जो फंडामेंटल पीरियड हो जाएगा इन सारे फंक्शंस का, वो क्या हो जाएगा? पाई हो जाएगा. एंड इफ वी टॉक अबाउट द पॉइंट नंबर 6, आई एम श्योर पॉइंट नंबर 5 समझ में आ गया. tan x की बात करें, ध्यान से देखो, मेरी बात सुनो. मान लो
मैंने tan x और cot x की बात कर रहा हूँ, लेट मी टेक द एग्जांपल ऑफ tan x इटसेल्फ, इसी से ही cot x लगभग सेम नेचर ही है, दोनों का ग्राफ सेम नहीं है, नेचर की बात कर रहा हूं मैं, पर्सपेक्टिव टू द पीरियोडिक नेचर। ठीक, तो tan x होल की पावर n के अंदर में इफ n इक्वल टू 1 की बात करी हमें, हम जानते हैं ये ग्राफ ऐसा कुछ होता है। यू गेटिंग माय पॉइंट? दिस ग्राफ इज इस तरीके का कुछ होता है, यानी दिस इज माइनस का पाई बाय 2, दिस इज 0, दिस इज पाई बाय 2। क्लियर है? तो पाई पाई यूनिट्स के बाद ग्राफ अपनी वैल्यू रिपीट टेलीकास्ट कर रहा है, ये बात तो सही है, लेकिन इफ आई n की वैल्यू अगर मैं 2 रख दूं, n की वैल्यू इफ अगर मैं 2 रख दूं, तो ध्यान से देखो ये बनेगा tan स्क्वायर x। नो डाउट इसकी वैल्यू कभी नेगेटिव नहीं आएगी, तो नीचे वाला रीजन जो है वो ऊपर आ जाएगा, नीचे वाली -3 की जगह पर -3 का स्क्वायर लेटर से 9 आ जाएगी बोली, तो ऐसा कुछ ग्राफ या नीचे वाली वैल्यूज का सॉर्ट ऑफ ऐसा कुछ ग्राफ हो जाएगा। करेक्ट? मेरी बात समझ में आती है? आई एम नॉट सेइंग दिस विल बी अ पैराबोलिक शेप और नॉट, आई एम नॉट कमेंटिंग ऑन दैट, लेकिन ये तो तय नीचे की वैल्यू ऊपर आ जाएगी। कहने का मतलब जो नीचे की वैल्यू ऊपर आई ये माइनस का पाई था और ये पाई था, तो माइनस सॉरी पाई बाय 2 एंड पाई बाय 2, तो इस ही इंटरवल में जो वैल्यूज आ रही हैं वही तो रिपीट टेलीकास्ट करेंगी बार बार, क्योंकि बार बार आप कोई फंक्शन पीरियोडिक और मैं पूछूं आपसे भैया tan स्क्वायर x का पीरियड बताएं, तो अगर आप कहेंगे कि सर हम तो fx इक्वल टू f ऑफ x प्लस t से एल्जेब्रिकली सॉल्व करेंगे to find the period of tan square x, obviously dear friends it will be a time consuming task. Why shall we waste our time when we know that we have a basic knowledge of the transformation of the graphs via which we can surely calculate? थोड़ा एनालिटिकली हमें ग्राफिकली चीजें समझनी पड़ेंगी कि भैया tan x का ग्राफ ये है तो tan स्क्वायर x का ग्राफ ये है, यानी पाई पाई इंटरवल के बाद वैल्यू अपने रिपीट टेलीकास्ट करेंगे, तो यानी पाई बिकम्स द पीरियड ऑफ इट, यानी कहने का मतलब इन केस ऑफ tan पावर nx एंड cot पावर nx independent of n, the period will remain the same as pi itself. I am sure this point is also clear to all of you. समझ आ गई मेरी बातें? पक्का? So moving on further and explaining you the point number 7. What is the point number 7 here? So point number 7 says modulus sin x, modulus मतलब जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है 6 के 6 सबका मॉड ले लिया हमने, तो उन सबका फंडामेंटल पीरियड पाई होगा। हाउ? इट कैन बी प्रूव्ड वेरी इजीली। देखो ध्यान से, कैसे पाई होगा? अरे भैया मॉड्यूलस साइन एक्स के ग्राफ की बात करूं अगर मैं, मॉड्यूलस साइन एक्स का ग्राफ, अरे भैया एफ एक्स का ग्राफ अगर साइन एक्स है, इससे मॉड्यूलस एफ एक्स का ग्राफ बनाना है, तो ये आपने सभी ने पढ़ा हुआ है कि अगर साइन एक्स का ग्राफ ये रहा, ठीक, और पीछे भी इसी तरह मूव ऑन करें, तो जो मॉड्यूलस साइन एक्स का ग्राफ है वो क्या हो जाएगा? नीचे वाली सारी चीजें वो ऊपर आ जाएंगी ऐसे, दिस विल मूव ऑन दिस वे, और ये ग्राफ भी नीचे का ऊपर आ जाएगा, तो 0 पाई 2 पाई, यही तो पाई पाई इंटरवल के बाद सारी वैल्यूज अपनी रिपीट होनी शुरू हो जाएंगी, तो यस द पीरियड विल बी पाई। ये बात समझ में आई? ये मॉड्यूलस साइन एक्स का केस लिया। इसी तरह आप मॉड्यूलस कॉस एक्स की भी बात करेंगे तो उसका ग्राफ क्या हो जाएगा? ये ग्राफ ऐसे था, नीचे ग्राफ जाता था, तो वो ग्राफ ऐसा कुछ हो जाएगा। यू गेटिंग माय पॉइंट? और ये ग्राफ ऐसा कुछ हो जाएगा, तो दिस इज 0, दिस इज पाई बाय 2, this is pi, this is 3 pi by 2 and this is 2 pi. तो 2 pi यूनिट्स के बाद, 2 pi यूनिट्स के बाद द ग्राफ विल रिपीट, सॉरी पाई यूनिट्स के बाद द ग्राफ विल रिपीट इटसेल्फ। यहाँ पर मॉड्यूलस के केस की बात कर रहे हैं, तो 2 pi नहीं, पाई यूनिट्स के बाद अपना ग्राफ जो है रिपीट टेलीकास्ट शुरू हो जाएगा। आई एम श्योर दिस ग्राफ इज ऑल्सो क्लियर टू ऑल ऑफ यू, क्योंकि ध्यान से देखो यही तो रीजन है, ये बोल लूं या ये बोल लूं,
यही तो रिपीट टेलीकास्ट हो रहा है। और ऐसा कोई भी ग्राफ में आप बना करके देखें, दैट रिमेन एज अ होमवर्क टू ऑल ऑफ यू, मॉडुलस ऑफ tan x, मॉडुलस cot x, मॉडुलस secant x या मॉडुलस cot x। ठीक, आई एम श्योर वो आप सब लोग कर सकेंगे। तो मूविंग ऑन फर्दर to the another point relevant to the property of periodicity। ठीक, सो ये थोड़ा अच्छे से समझिएगा, और नो डाउट पहले भी अच्छे से समझना जरूरी था, इसको और अच्छे से समझें। सम, डिफरेंस, प्रोडक्ट, डिवीजन ऑफ टू पीरियोडिक फंक्शंस मे और मे नॉट बी अ पीरियोडिक फंक्शन। ध्यान से समझिए इस बात को। Sum, difference, product, division of two periodic functions may not be a periodic function। ठीक है ना, जरूरी नहीं है वो पीरियोडिक फंक्शन है। जैसे कि सिंपल, एक सिंपल बात करते हैं। मान लीजिए मैंने fx लिया, fx को मैंने लिया लेट अस से इक्वल टू sin x। मैं एक एक करके जो बातें पॉइंट नंबर 8 में मैं समझाना चाह रहा हूं, सारी बात को एक एक करके आपसे समझाऊंगा। fx मान लीजिए sin x है, और gx मान लीजिए फ्रैक्शनल पार्ट x है। क्या है? फ्रैक्शनल पार्ट। let me write it here as this curly bracket represents the fractional part। fx sin x है। हम जानते हैं कि fx का जो पीरियड होता है वो 2 पाई होता है, अभी अभी करके बात हटे। फ्रैक्शनल पार्ट x है, 1 यूनिट के बाद अपनी ग्राफ की वैल्यू रिपीट करता रहता है। आई एम श्योर आप सभी को फ्रैक्शनल पार्ट x का ग्राफ याद भी होगा, ऐसा कुछ होता है 1 यूनिट के बाद अपनी सारी वैल्यूज रिपीट करता है। तो यस, दिस इज अ पीरियोडिक विद अ पीरियड ऑफ 1। लेट अस से वी आर इंटरेस्टेड इन अ फंक्शन hx where hx is equal to fx plus gx, यानी वी आर इंटरेस्टेड इन फाइंडिंग द पीरियड ऑफ sin x प्लस फ्रैक्शनल पार्ट x। वी आर इंटरेस्टेड इन फाइंडिंग द पीरियड ऑफ दिस फंक्शन इफ एट ऑल इट इज पीरियोडिक। अब मेरी बात ध्यान से सुनिएगा डियर फ्रेंड्स कि fx का पीरियड अगर t है और gx का भी पीरियड t है, तो उसका कतई भी ये मतलब नहीं होता कि fx प्लस gx का पीरियड भी t होगा। पहली तो ये बात जाननी जरूरी है। मेरा कहने का मतलब, मैंने दो बातें एक साथ बोल दी आपको। ये बात एक्चुअली यहां वाली बात मैं एक्चुअली समझाना चाह रहा था। एनीवेज, मैं ये कहना चाह रहा हूं कि fx पीरियोडिक है, gx पीरियोडिक है, उन दोनों के ऊपर fx और gx के ऊपर कोई अलजेब्रिक ऑपरेशन लगा करके एक नया ऑपरेशन, नया फंक्शन आया, जैसा कि fx प्लस gx एक नया फंक्शन आया, क्या वो जरूरी है वो पीरियोडिक होगा? आंसर इज नो, नॉट एट ऑल। क्योंकि हमने तो फाइनली ये देखना है hx जो है h ऑफ x प्लस t आएगा फॉर t पॉजिटिव एंड इंडिपेंडेंट ऑफ x, तभी वो फंक्शन पीरियोडिक होगा। अब सवाल ये उठता है, क्या हम हर एक क्वेश्चन के अंदर में ये रूल लगा करके देखेंगे? आंसर इज नो, वी नीड नॉट टू डू। ये तो हम करेंगे तो टाइम कंज्यूमिंग है, नो डाउट आंसर आएगा इससे, लेकिन इट इज अ टाइम कंज्यूमिंग टास्क। सो व्हाट्स द सॉल्यूशन? द सॉल्यूशन विल बी, ये काम ना करके हम हमेशा ये देखेंगे हम के दोनों का एलसीएम लेंगे, fx के पीरियड का और gx के पीरियड का। आई एम रिपीटिंग माय स्टेटमेंट, fx के पीरियड का और gx के पीरियड का। मान लीजिए मैं इस बात को ऐसे समझा रहा हूं, fx का पीरियड t1 है और gx का पीरियड t2 है। ये पीरियड्स की बात हो रही है। fx का पीरियड t1 है और gx का पीरियड t2 है, एंड लेट r be the LCM of t1 and t2, and let r be the LCM of t1 and t2, और मैं ब्रैकेट में लिख रहा हूं मोर इंपॉर्टेंट लाइन, इफ इट एग्जिस्ट्स।
अब इस बात का मतलब क्या है? इफ इट एग्जिस्ट। अब पहला सवाल तो यही उठ जाता है, इस बात को प्लीज बहुत अच्छे से समझिएगा। मैंने कहा fx का पीरियड t1 है, gx का पीरियड t2 है, और हम इंटरेस्टेड हैं उनके ऊपर लगाए किसी भी अलजेब्रिक ऑपरेशन से फंक्शन, नया फंक्शन आया, उस फंक्शन के पीरियोडिक नेचर के बारे में जानने के लिए। तो सबसे पहला काम आप उन दोनों का एलसीएम निकालेंगे, अगर एग्जिस्ट करेगा तो। अगर एग्जिस्ट करेगा तो का मतलब क्या है? इस बात को आप ऐसे समझें कि अगर एलसीएम कब एग्जिस्ट करता है, एलसीएम एग्जिस्ट करता है कि बात को समझने के लिए मैं अलग से बात पहले बता देता हूं, फिर ही अगली बात के ऊपर बात करेंगे। while taking the LCM, हमने किन बातों का ध्यान रखना? पहली बात, LCM ऑफ रैशनल नंबर with rational number is possible. With rational number is possible. रैशनल नंबर का रैशनल नंबर के साथ एलसीएम लेंगे वो पॉसिबल है, और इरैशनल का इरैशनल के साथ लेंगे, इरैशनल विद इरैशनल ये भी लेंगे, इट इज ऑल्सो पॉसिबल। रैशनल का रैशनल के साथ, इरैशनल का इरैशनल के साथ एलसीएम लेंगे, पॉसिबल है, लेकिन रैशनल विद इरैशनल नॉट पॉसिबल। इस बात को बहुत अच्छे से समझिएगा। वैसे आप मान के चलता हूं मैं कि आपने पढ़ी होगी अप टिल 10th 11th स्टैंडर्ड, नहीं भी पढ़ी फिर भी मैं स्क्रैच से बता रहा हूं। रैशनल का इरैशनल के साथ एलसीएम नहीं संभव होता, क्योंकि एलसीएम का मतलब होता है लीस्ट कॉमन मल्टीपल। तो रैशनल का मल्टीपल किसी नेचुरल नंबर से करेंगे तो रैशनल आएगा, और इरैशनल से करेंगे तो मतलब तभी वो लीस्ट कॉमन मल्टीपल पॉसिबल है, एल से पार्ट वो पॉसिबिलिटी नहीं है। और रैशनल का रैशनल के साथ पॉसिबल का मतलब है, एग्जाम्पल के तौर पे रैशनल नंबर मान लो मैंने क्या ले लिया, 2 ले लिया और 3 ले लिया, इनका एलसीएम 6 आ जाएगा, सही है बात। इरैशनल का इरैशनल के साथ में मान लो पाई लिया और 2 पाई लिया, उनका जो एलसीएम आया वो 2 पाई आ गया, सही है बात ये। लेकिन रैशनल का इरैशनल के साथ में एग्जाम्पल के तौर पे मान लो 2 पाई का और 1 का लिया, क्योंकि पाई एक इरैशनल नंबर होता है, ये तो मालूम होना चाहिए सभी को। 2 पाई का और 1 का अगर मैं एलसीएम लूंगा तो आंसर विल बी नॉट पॉसिबल, आंसर विल बी नॉट पॉसिबल। क्या ये मेरी बात समझ में आती है? एलसीएम किसका? 2 पाई का और 1 का पॉसिबल नहीं है, आई एम रिपीटिंग, नहीं है। यही कारण है दोस्तों, ध्यान से देखो, इसका पीरियड 2 पाई, इसका पीरियड 1, दोनों का एलसीएम एग्जिस्ट नहीं करता, तो इसका मतलब ये जो फंक्शन है इट इज नॉट पीरियोडिक, इट इज नॉट पीरियोडिक, और ए पीरियोडिक भी बोल सकते हो आप इसको, एक ही बात है, इसी बात को आप ए पीरियोडिक भी बोल सकते हैं। मेरी बातें समझ में आ रही हैं सभी को? चलिए बहुत ही बढ़िया। अब लेकिन एलसीएम से रिलेटेड एक और बात समझाना जरूरी है। क्या है वो बात? एलसीएम किसका? ए बाय बी, सी बाय डी, ई बाय एफ, मान लो इस तरीके से ले लिया। द एलसीएम विल बी टेकन इन दिस मैनर, यू मे मेमोराइज इट, आपने पढ़ा है लेकिन फिर भी आई एम writing it for you. LCM of ACE divided by HCF of BDF. LCM of the numerator में जो चीजें आ रही है divided by HCF of the denominator में जो चीजें आ रही हैं। और इस बात को समझने के लिए एक एग्जाम्पल ले लो आप। एग्जाम्पल ले लिया, मान लो मुझे LCM निकालना है किसका? 2 पाई बाय 3 का,
पाई बाय 6 का और पाई बाय 12 का, तो आपके पास एलसीएम 2 पाई पाई और पाई का एलसीएम 2 पाई आ जाएगा और एचसीएफ 3 6 और 12 का 3 आ जाएगा. सो दिस विल बी द आंसर और द एचसीएफ ऑफ द गिवन three numbers. All the three numbers are irrational. As a result, their LCM was possible. You getting my point? Are you clear on this part? चलिए, तो LCM तो लेना अपने को समझ में आ गया. ये तो मैंने अभी उसी पॉइंट की बात करी थी. अभी वो पॉइंट कंटिन्यूएशन में चल रहा है, ध्यान से समझिएगा कि let R be the LCM of T1 and T2 if it exists. If it exists तो करा दिया हमने कि कौन से केस में एग्जिस्ट करेगा और कौन से केस में नहीं करेगा. अगर एग्जिस्ट करेगा तो कैसे निकालेंगे, अगर एग्जिस्ट नहीं करेगा तो आंसर आ जाएगा ए पीरियोडिक नेचर. अगर एग्जिस्ट करेगा उसका क्या जवाब है वो मैंने अभी तक नहीं दिया. लेट मी गिव एन आंसर टू दिस क्वेश्चन. तो उसी पॉइंट का फर्दर कंटिन्यूएशन पॉइंट नंबर ए के इफ, ध्यान से समझिएगा, fx and gx, if fx and gx cannot be interchanged by adding a least positive number k. fx और gx आपस में एक दूसरे में इंटरचेंज नहीं हो सकते. अगर दो बातें होंगी, या तो इंटरचेंज हो सकते होंगे या नहीं हो सकते होंगे. अगर they cannot be interchanged by adding a least positive number k, then R is the period of say fx plus gx. हमने लेटेस्ट से उनके बीच में अलजेब्रिक ऑपरेशन fx और gx के अंदर में एडिशन का लगा दिया. आप सब्ट्रैक्शन की भी बात कर लो, किसी की बात कर लो, कोई फर्क नहीं पड़ रहा. अलजेब्रिक ऑपरेशन की बात कर रहा हूँ, ठीक है. आई एम रिपीटिंग माय स्टेटमेंट. अगर fx और gx आपस में इंटरचेंज नहीं हो सकते बाय एडिंग अ लीस्ट पॉजिटिव नंबर k, तो r पीरियड है. और इस बात को समझने के लिए मैं पहले एक और बात समझा दूं कि अगर fx एंड gx कैन बी इंटरचेंज, इन दोनों पॉइंट्स को एक साथ समझेंगे, कैन बी इंटरचेंज बाय एडिंग अ लीस्ट पॉजिटिव नंबर k. मान लो एक दूसरे में वो इंटरचेंज हो रहे हैं by adding a least positive number k, and if, दो बात है, या तो k लेस देन r होगा, k r से छोटा आ गया, k क्या आ गया, r से छोटा आ गया. मतलब जो हम पीरियड मान के चल रहे थे, जो r एलसीएम है, उससे भी कोई छोटा नंबर आ गया, जिससे कि fx gx बन गया और gx fx बन गया. तो नेट फंक्शन तो fx प्लस gx सेम रहा. मेरी बात समझने की कोशिश करें, fx प्लस gx की ही बात करते हैं खाली. अगर fx और gx एक दूसरे में इंटरचेंज हो रहे हैं कुछ छोटा नंबर ऐड करने पर, और वो नंबर उनके एलसीएम से छोटा है, तो जो k है वो पीरियड बन जाएगा. देन k is the period of fx plus gx. Else r is the period. Else r is the period. ये मेरी बात समझ में आई? यही तक थ्योरी है. इस पे यही बात समझनी है. इस बात को समझने के लिए एक छोटा सा एग्जांपल ले लेते हैं. मान लो, मैं यही लिख देता हूं, जस्ट गिव मी अ सेकेंड. एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं. गिव मी अ सेकेंड. देखिए हमने क्या बात करी, fx और gx एक दूसरे में इंटरचेंज हो रहे हैं क्या. तो एग्जांपल लो,
लेटस से मैंने fx को कहा sin की पावर 4x, gx को कहा cos की पावर 4x, इसका पीरियड पाई होता है, इसका भी पीरियड पाई होता है। एलसीएम निकालें किसका, पाई और पाई का, वो कौन आया, पाई आया। इफ इट एग्जिस्ट यानी वो आर की वैल्यू आ गई। एंड आई एम इंटरेस्टेड इन एच एक्स यानी एफ एक्स प्लस जी एक्स। अब ध्यान से देखो, साइन कोस में और कॉस साइन में बदलने के लिए हमें पता है, दिमाग नहीं लगाना है, क्या एडिशन करना है अगर किसी नंबर का, तो ऑड इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ पाई बाय 2 ऐड करना है। ऑड इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ पाई बाय 2, क्योंकि इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है जो मैं बोल रहा हूँ। साइन को कॉस में और कॉस को साइन में, साइन कन्वेंशन को भूल जाओ। कन्वर्ट करने के लिए पाई बाय 2 या 3 पाई बाय 2 का एडिशन सब्ट्रैक्शन करना पड़ेगा, यानी ऑड इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ पाई बाय 2। लेकिन हम पाई से छोटा नंबर ढूंढ रहे हैं, तो वो पाई बाय 2 हुआ। हमने पाई बाय 2 ऐड करा, ऐड पाई बाय 2 करा अगर, तो साइन की पावर 4 ऑफ x प्लस पाई बाय 2 बन जाएगा cos की पावर 4x, और cos की पावर 4 ऑफ x प्लस का पाई बाय 2 बन जाएगा साइन की पावर 4 ऑफ x। समझ में आती है बात ये? यानी इंटरचेंजेबल है। इंटरचेंजेबल है तो मतलब k की वैल्यू क्या आ गई, पाई बाय 2 आ गई, और पाई बाय 2 क्या आ गया, पाई से छोटा आ गया, तो देयरफॉर पाई बाय 2 इज द पीरियड। पाई बाय 2 क्या बन गया, पीरियड बन गया, किसका, एफ एक्स प्लस जी एक्स का पीरियड पाई बाय 2 बन गया। दैट्स द आंसर टू दिस क्वेश्चन एंड आंसर टू माय लास्ट पॉइंट व्हिच आई रेज्ड, इफ के इज द पीरियड, कब हो जाएगा, के के आर से छोटा हो जाएगा, और अगर के आर से छोटा नहीं है भैया तो आर ही पीरियड हो जाएगा, क्योंकि सबसे छोटी वैल्यू फंडामेंटल पीरियड कहलाती है। ये बात सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है। और ऊपर वाली बात, अगर वो आपस में इंटरचेंज नहीं हो सकते तो आर ही पीरियड रहेगा। आर ही पीरियड रहेगा का मतलब क्या है, इंटरचेंज नहीं हो सकते का मतलब, जैसे कि ए पार्ट को समझने के लिए एफ एक्स का एग्जाम्पल लें आप, मॉड्यूलस साइन एक्स, ठीक, मॉड्यूलस साइन एक्स में, चलो एक एग्जांपल लेता हूं आपको, और जी एक्स का एग्जांपल लेता हूं मॉड्यूलस कॉस एक्स। ठीक है, मान लो मैं एक मिसलेनियस एग्जांपल की बात कर रहा हूं, नॉट रेलेवेंट ओनली टू दी ए, अपने आप आपको मेरी बात समझ में आ जाएगी कि मॉड साइन एक्स के अंदर में मॉड कॉस ऐड करेंगे, इसका पीरियड पाई है, इसका भी पीरियड पाई है, एलसीएम की बात करूंगा वो भी पाई है, यानी आर की वैल्यू है, ठीक। पाई बाय 2 ऐड करने पर, ऐड करूं अगर पाई बाय 2, तो इंटरचेंज हो रहे हैं, हाँ या ना, यस इंटरचेंज हो रहे हैं, यस। और पाई बाय 2 पाई से छोटा है, तो यस पाई बाय 2 पीरियड हो जाएगा, पाई बाय 2 इज द पीरियड। ये बात तो क्लियर हो गई, यहां तक तो समझ में आती है। लेकिन अगर मैं gx को माइनस का मॉड्यूलस कॉस एक्स ले लेता, या यूं कहूं hx एक नया फंक्शन लिया, मॉड्यूलस साइन एक्स माइनस का मॉड्यूलस ऑफ कॉस एक्स, ठीक, तो आप ध्यान से देखें कि पाई बाय साइन में ऐड कर रहा हूं तो वो कॉस बन जाएगा, कॉस में ऐड कर रहा हूं साइन बन जाएगा, लेकिन हमारा जो फंक्शन है वो एफ एक्स कौन था, वो साइन एक्स था मॉड्यूलस, और जी एक्स कौन था, माइनस का मॉड्यूलस कॉस। जैसे क्या वो इंटरचेंज हो रहे हैं, नॉट एट ऑल। मॉड साइन एक्स में पाई बाय 2 ऐड कर रहा हूं, एक्स में एक्स प्लस पाई बाय 2 कर रहा हूं, तो मॉड कॉस एक्स बन रहा है, और माइनस मॉड कॉस एक्स के अंदर में क्या चीज आ रही है, ध्यान से देखो, ठीक है ना, तो देखो ना आप ध्यान से, x की जगह x प्लस का पाई बाय 2 आपने जैसे ही किया, तो क्या बन जाएगा वैल्यू, मॉड ऑफ साइन ऑफ x प्लस पाई बाय 2 विल बी मॉड ऑफ कॉस x माइनस का मॉड ऑफ साइन x। क्या वो फंक्शन एज इट इज रहा, इट इज नॉट इक्वल टू h ऑफ x, वो नहीं रहा। तो यही बात मैं समझाना चाह रहा हूं, दे कैन नॉट बी इंटरचेंज्ड, देन क्या हो जाएगा, देन वही पीरियड रहेगा r, इसका भी पीरियड पाई था, इसका भी पीरियड पाई था, तो एलसीएम ऑफ पाई एंड पाई विल रिमेन एज पाई,
So this itself becomes the period, and that's the answer to this question. I am sure I am able to make you understand all of the points, all of the properties related to the periodicity of a function in a very, very gentle and an honest manner. Right? अब आई एम श्योर क्लास बहुत लंबी हो चुकी है ऑलरेडी, तो इसके जो एग्जाम्पल है जो मुझे कराने थे वो नेक्स्ट क्लास में हम डिस्कस करेंगे, और आई विल शेयर द पीडीएफ विद यू, यू कैन आल्सो ट्राई देम एज द होमवर्क। तो मैं अभी आप सबको एक अनम्यूट कर रहा हूं, इफ यू वांट टू आस्क समथिंग यू कैन आस्क।